कक्षा 12 की भूगोल विषय की कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे यहाँ प्राथमिक क्रियाकलापों के बारे में। दो पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। पाठ आपका जो चल रहा है, अध्याय आपका 5वां पाठ है। यहाँ अध्याय और लिख लेंगे कक्षा 12 आरटे पाठ 5 या अध्याय 5। यहाँ बीच में है, यहाँ ART और यहाँ आएगा अध्याय। कौन सा अध्याय चल रहा है आपका? 5वां अध्याय। और 5वां अध्याय जो है वो किससे संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलापों से संबंधित है। प्राथमिक क्रियाकलापों में सबसे पहले हमने बात कर ली थी आखेट एवं भोजन संग्रहण की। यहाँ क्रियाकलाप का मतलब है कि ऐसी क्रिया करना, ऐसे कार्य करना, मानव के द्वारा ऐसे कार्य किए जाना जिनकी सहायता से मानव को आय होती है और मानव है वो अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उनको क्रियाकलाप कहते हैं, आर्थिक क्रियाकलाप। और मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं आर्थिक क्रियाकलाप, जिनमें से पहला आर्थिक क्रियाकलाप है वो आपकी प्राथमिक क्रियाएं हैं। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें भी भोजन आखेट एवं भोजन संग्रहण का हमने अध्ययन किया था कि आखेट और भोजन संग्रहण क्या होता है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने पशुचारण के बारे में, पशुचारण के 2 प्रकार का था, एक चलवासी पशुचारण था और एक स्थायी पशुचारण था। तो चलवासी पशुचारण का हमने बात कर ली थी। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत जो ऋतु प्रवास पाया जाता है उसकी हमने बात कर ली थी। ऋतु प्रवास के अंतर्गत हमने देखा था कि जो ऋतु प्रवास करने वाली जातियां हैं, भाई सर्दियों में तो क्या आ जाती हैं? पर्वतीय भागों से मैदानी भागों की ओर। पर्वतीय यानी हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, इन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास किस प्रकार से होता है? अपने पशुओं को पालने वाले जो हैं, पशुओं को पालने वाले हैं, इन पशुओं को पालने वाले जो जातियां हैं ये सर्दियों में तो क्या करती हैं? सर्दियों में पर्वतीय क्षेत्रों से कहाँ आ जाती हैं? सर्दियों में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी भागों की ओर आ जाती हैं। और गर्मियों में मैदानी भागों से है वो पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चली जाती है। इसको हम ऋतु प्रवास कहते हैं। चित्र भी इसका हमने बना लिया था कि गर्मियों में तो ये पर्वतीय भागों की ओर, सर्दियों में वापस कहाँ आ जाती है? मैदानी भागों की ओर। एक ध्रुवों पर देखो ऋतु प्रवास कैसे होता है, एक और लिख लेंगे इसमें। उत्तरी ध्रुवों पर ऋतु प्रवास, उत्तरी ध्रुव पर ऋतु प्रवास। तो देखो उत्तरी ध्रुवों पर ऋतु प्रवास है वो किस प्रकार से होगा? उत्तरी ध्रुवों पर ऋतु प्रवास है, इसमें लिखेंगे टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा प्रदेश का मतलब क्या है? देखो ध्यान देना थोड़ा सा। 0 डिग्री ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये आर्कटिक वक्र है। और इससे ऊपर से लेकर के यहाँ 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है इसको मतलब क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप है दक्षिणी गोलार्ध पर तो, और ये पूरा का पूरा किससे ढका हुआ है? बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मानव जाति नहीं पाई जाती है। इसको निर्जन महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। निर्जन महाद्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हम केवल उत्तरी गोलार्ध की या उत्तरी ध्रुव की बात कर रहे हैं। और उत्तरी ध्रुव में भी जो टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश का तात्पर्य क्या होगा? 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर का जो प्रदेश है उसको क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव पर ऋतु प्रवास किस प्रकार से होगा? इसमें लिखेंगे टुंड्रा प्रदेशों में ग्रीष्म काल में, टुंड्रा प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर, ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर तथा शीतकाल में, शीतकाल में उत्तर से
दक्षिण की ओर, शीतकाल में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुचारण जातियां, चलवासी पशुचारण जातियां ऋतु प्रवास करती हैं। चलवासी पशुचारण जातियां ऋतु प्रवास करती हैं। ध्यान देना, थोड़ा सा हमारा जो यहाँ है 0 डिग्री, इसके बाद में यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसको हम क्या कहेंगे कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी, जिसको हम क्या कहेंगे आर्कटिक वर्ग, और इसके बाद में यहाँ 90 डिग्री उत्तरी, जिसको क्या कहा जाएगा उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। यही 23.5 डिग्री दक्षिणी, जिसको मकर रेखा कहोगे, 66.5 डिग्री दक्षिणी, जिसको आप अंटार्कटिक वर्ग कहोगे, और ये 90 डिग्री दक्षिणी, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहोगे। यहाँ टुंड्रा प्रदेश है, ये वाला जो प्रदेश है वो क्या है, पूरा का पूरा 66.5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, वो टुंड्रा प्रदेश है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 90 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच का जो है वो टुंड्रा प्रदेश है। और इसको मतलब है यहाँ कैसा प्रवास होगा, देखो ग्रीष्म काल में, अब आप जानते हैं पहले आपको कक्षा 11 में बताया था, ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है, मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर गिरने के कारण, यानी ग्रीष्म काल में सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तो कम पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी। इसलिए पूरे उत्तरी गोलार्ध तक क्या रहेगी, सूर्य की गर्मी रहेगी, सूर्य की उष्मा रहेगी। इसलिए पशुचारक जातियां ग्रीष्म काल में तो क्या करती हैं, देखो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ग्रीष्म काल में तो जाती हैं दक्षिण से उत्तर की ओर। शीत ऋतु में जो सूर्य है वो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ गिरती हैं, यहाँ गिरती हैं मकर रेखा पर। शीत ऋतु में सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर, इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में तो प्रकाश रहेगा ज्यादा, और उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश क्या रहेगा, कम रहेगा, बहुत कम पहुंचेंगे यहाँ। तो यहाँ ज्यादा सर्दी बढ़ेगी, ऊपर तो आएंगी नीचे। तो शीत ऋतु में क्या आती हैं, ये पशुचारक जातियां हैं, वो क्या हो जाती हैं, उत्तर से किधर, दक्षिण की ओर ऋतु प्रवास करती हैं। उत्तर से क्या करती हैं, दक्षिण की ओर ऋतु प्रवास करती हैं। इसको लिख लेंगे। ये हो गया आपका हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में और उत्तरी ध्रुव पर, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र तथा उत्तरी ध्रुव पर किस प्रकार से ऋतु प्रवास किया जाता है। ध्यान रखेंगे, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में तो ग्रीष्म काल में तो क्या हो जाती हैं, ऋतु प्रवास करने वाली जो जातियां हैं, ये ग्रीष्म काल में तो मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चली जाती हैं, तथा शीतकाल में क्या करती हैं, ये पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों की ओर आ जाती हैं। और जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, इन टुंड्रा प्रदेशों में ग्रीष्म काल में तो दक्षिण से उत्तर की ओर, और शीतकाल में क्या हो जाती हैं, ये उत्तर से दक्षिण की ओर है, वो ऋतु प्रवास करती हैं। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे, भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवासी या पशुचारक जातियां। हेडिंग डाल लें, भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवासी या चलवासी, ऋतु प्रवासी या चलवासी पशुचारक जातियां, ऋतु प्रवासी या चलवासी पशुचारक जातियां। यानी भारत के जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, इन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में कौन कौन सी ऋतु प्रवासी या चलवासी पशुचारक जातियां पाई जाती हैं। तो इसके अंदर उदाहरण लिख लो, गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी और भूटिया, ये प्रमुख एग्जाम्पल है। एक तो गुज्जर जाति है, एक बकरवाल जाति है, एक गद्दी जाति है, और एक कौन सी है, भूटिया। ये भारत के हिमालय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करने वाली या चलवासी पशुचारक क्या है, जातियां हैं। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी में कि चलवासी पशुचारक के क्षेत्र कौन कौन से हैं।
चलवासी पशुचारक के क्षेत्र, चलवासी पशुचारक के क्षेत्र। और यहाँ चलवासी पशुचारक के 3 क्षेत्र हो गए। चलवासी पशुचारक के कितने क्षेत्र हैं? मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं। तो यहाँ 3 लैब आप निकाल लेंगे कि चलवासी पशुचारक के क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला जो क्षेत्र है यह है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होता हुआ, पहला जो क्षेत्र है यह है उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से होकर, तट से होता या तट से लेकर अरब प्रायद्वीप होता हुआ चीन तथा मंगोलिया तक, अरब प्रायद्वीप होता हुआ कहाँ तक है? चीन तथा मंगोलिया तक है। दूसरा जो क्षेत्र है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश हैं। दूसरा जो क्षेत्र है, अभी हमने बात किया था यूरोप तथा एशिया, यूरोप तथा एशिया के कौन से प्रदेश हैं? यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश हैं। इसके बाद में तीसरा जो क्षेत्र है ये दक्षिणी गोलार्ध में जो मेडागास्कर द्वीप है और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका है। तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका तथा मेडागास्कर द्वीप। तो ये विश्व में मुख्य रूप से 3 जो क्षेत्र हैं ये चलवासी पशुचारक के, या इसको हम एक तरह से ऋतु प्रवास के क्षेत्र भी कह सकते हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं और ये 3 क्षेत्र किसके हैं? चलवासी पशुचारक के 3 क्षेत्र हैं। चलवासी पशुचारक के 3 क्षेत्र हैं और इन 3 चलवासी पशुचारकों के 3 क्षेत्रों में पहला क्षेत्र तो कौन सा हो गया? उत्तरी अफ्रीका का अटलांटिक तट से लेकर के, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर के अरब प्रायद्वीप होता हुआ चीन और मंगोलिया तक है। दूसरा यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश है। अभी हमने बात की थी भाई, यहाँ यूरोप महाद्वीप है और यहाँ एशिया महाद्वीप है, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है, मैप में देख लेंगे। उसके 66.5 डिग्री उत्तर का जो प्रदेश है उसको टुंड्रा प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका की, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में जो मेडागास्कर द्वीप है, ये मतलब किसके हैं? चलवासी पशुचारण के क्षेत्र हैं। इसके बाद में आप हेडिंग डालेंगे चलवासी पशुचारण में पाले जाने वाले पशु कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें ये हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली ऋतु प्रवास करने वाली जाति, या इसको हम चलवासी जाति भी कहते हैं। तो इसमें आपकी गुज्जर है, बकरवाल है, एक गद्दी है और एक कौन सी है? भूटिया है। 3 क्षेत्र हो गए आपके चलवासी पशुचारण के। इसके बाद में आप लिखेंगे कि चलवासी पशुचारण में पाले जाने वाले पशु, हेडिंग डालें चलवासी पशुचारण में पाले जाने वाले पशु, चलवासी पशुचारण में पाले जाने वाले पशु। चलवासी पशुचारण में कौन कौन से पशु हैं वो पाले जाते हैं। इसमें देखो मुख्य रूप से 4 क्षेत्र हैं, तो इनको भी हम अलग अलग क्षेत्रों में, पीछे हमने बात की थी कि मानव का जैसे ही विकास हुआ और मानव जैसे जैसे जिन क्षेत्रों में रह रहा था उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो जानवर हैं उन जानवरों को ही क्या करने लग गया? वो पालतू बनाने लग गया। इसके अंदर उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका पहला कौन सा है? एक क्षेत्र है उष्ण, ऐसे कैसे आपको याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है।
और इस उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में कौन से पशु पाले जाते हैं? गाय व बैल, गाय तथा बैल। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में कौन से पशुओं को पाले जाते हैं? गाय और बैल को। इसके बाद में दूसरा है सहारा एवं एशिया के मरुस्थल है। दूसरा जो क्षेत्र है ये सहारा तथा एशिया, सहारा तथा एशिया के मरुस्थल। और इन सहारा और एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशु हैं, ये हैं भेड़, बकरी और ऊंट। यहाँ कौन कौन से हैं? भेड़ है, इसके साथ में ही बकरी है और ऊंट है। ये सहारा और एशिया के मरुस्थलों में पाले जाने वाले पशु हैं। इसके बाद में तिब्बत और एंडीज पर्वतीय क्षेत्र हैं। तिब्बत है, एक तो है तिब्बत तथा एंडीज, तिब्बत तथा